नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि ये बजट युवाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और सामर्थ्य प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की प्रगति और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पोस्ट भी किया, बजट युवाओं को सशक्त बनाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा। वहीं आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी अपने पोस्ट में अपनी बातें जाहिर करते नजर आए। तो वहीं संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन से जुड़े मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने पूर्व थल सेना युवकों और साथ ही आपको बताते चले संस्करण को हवाला देता हुआ राहुल गांधी के बयान पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीच में हस्तक्षेप किया। इस पर आपत्ति जताई। साथ ही अमित शाह ने कहा कि सदन में किसी अप्रकाशित दस्तावेज या किताब के अंशों का उल्लेख करना संसदीय नियमों के खिलाफ होगा। वहीं उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए अध्यक्ष से संज्ञान लेने का आग्रह किया। इसके बाद सदन में कुछ देर के लिए शोर शराबा देखने को मिला और कार्यवाही प्रभावित हुई। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। For letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. No, we only started. No, no, he is not yielding. He is not yielding. Sir, sir, this is not. He is not yielding. No, he is not yielding. He is on the front. Defense cannot involve. How about this? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. What are you talking? प्लीज एक मिनट, प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहां पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर रखें, ये मर्यादा बना के रखें। Sir, DJ. So this is 100% authentic.
100% ऑथेंटिक। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज उल्लेख कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट दूरदर्शी और विकासोन्मुखी है। वहीं उनका कहना था कि यह बजट देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देगा और कल्याणकारी व विकसित भारत के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जेपी नड्डा ने इसे सर्वसमावेशी और व्यापक बजट बताते हुए कहा कि यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बनाने में मदद करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में निर्मित दवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए और उनके मानकों पर खरा रखने के लिए जो सिडेस्को को अधिक मजबूत किए जाने का प्रस्ताव, यह भी बहुत सराहनीय है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आधुनिक जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। फार्मा सेक्टर में और विकास के 3 नए नाइपर्स और मौजूदा 7 नाइपर्स को और उन्नत बनाने की घोषणा इस देश में फार्मा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्यों में 3 विशेष केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। बदलती जीवन शैली की वजह से बढ़ते गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को निपटने के लिए एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को और अधिक सबल बनाने का जो प्रस्ताव है और अगले 5 वर्ष में 1 लाख प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में तैयार होंगे, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। देश के हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर स्थापित किए जाने की प्रस्ताव से आम जनता को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुलभ उपलब्ध होगी। मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन के लिए आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे नई दवाओं, टीकों और अत्याधुनिक उपचार तकनीकों को विकास संभव होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को सतत बनाए रखना और इसे नए आयामों तक ले जाना, सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ सभी को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना तथा देश के हर नागरिक की उम्मीदों एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें देश के विकास में भागीदारी बनाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित रूप से यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, नारी शक्ति से लेकर समाज के सभी वर्गों के विकास और औद्योगिक क्रांति के रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति कर रही है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस क्रांतिकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो वहीं दिल्ली में संसद परिसर में आज केंद्रीय बजट 2026 को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग राजनीतिक दलों ने, सांसदों और नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों के हितों को लेकर आवाज उठाई। वहीं केरल के विपक्षी सांसदों ने बजट के कुछ प्रावधानों को लेकर इसे केरल विरोधी बजट करार दिया और संसद में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि बजट में राज्य की आर्थिक जरूरतों और विकास योजनाओं को नजरअंदाज किया गया है। वहीं राजद के नेता भी संसद परिसर में बिहार से जुड़ी विभिन्न मांगों को और मुद्दों को
को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। नेताओं ने राज्य के विकास, संसाधन वितरण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में बजट की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारे लगाए और बजट पर चर्चा के दौरान अपने असंतोष को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इस तरह के विरोध प्रदर्शन संसद में विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों की अपेक्षाओं और मांगों को सामने लाने का माध्यम बनते हैं। तो वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दिल्ली विधानसभा से स्पीकर आपको बता दें विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में विधायकों के हेल्थ चेकअप के माध्यम से जागरूकता अभियान को गति दी है। इस अभियान के तहत दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। इसी कड़ी में आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आपको बता दें कश्मीरी गेट स्थित सेठ परामंदा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया और डॉक्टरों के साथ विधायकों के स्वास्थ्य संबंधित मामलों पर चर्चाएं भी की। स्पीकर ने कहा कि ये पहल न केवल विधायकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य और नियमित जांच के प्रति जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगी। ये एक नई शुरुआत हमने दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों के से कंसेंसस के साथ बातचीत के साथ ये प्रारंभ की है और ये हेल्थ चेकअप जो है वार्षिक उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और आज उसका पहला दिन है और हमारे यहाँ जो प्रत्येक दिन 5 विधायक जो है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और हेल्थ चेकअप के लिए आएंगे। आज सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं, अनिल झा जी हैं, पूनम भारद्वाज जी हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है क्योंकि उनको जनता के बीच में रहना है। जब तक खुद स्वयं फिट नहीं होंगे तो सेवा का जो कार्य है वो तभी संभव है जब आप खुद फिजिकली फिट है, मन आपका प्रफुल्लित है, खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है। और ये हमारा कार्यक्रम 2 वीक चलेगा यहाँ 2 तारीख से और 14 तारीख तक। प्रत्येक दिन 5 विधायक जो है उसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये सभी को हेल्थ चेकअप करना चाहिए, विशेष रूप से 40 और उसके बाद जब एज उस ग्रुप में हम आते हैं तो ये बहुत आवश्यक है। और ये हेल्थ चेकअप का जो अवेयरनेस कैंपेन है ये दिल्ली विधानसभा में, ये अपने आप में एक अलग प्रकार की पहल है। अभी लखनऊ में हमारी ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये विषय वहाँ भी हमने रखा और हमारे डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी को मैंने जब सारा बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने उस विषय को वहाँ रखा और बाकी देश की असेंबलीज के भी स्पीकर्स ने इसमें इंटरेस्ट लिया और जानना चाहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली की पहल है ये बाकी देश की असेंबलीज में भी जरूर स्पीकर्स जो हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार की योजना जरूर बनाएंगे और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में और मशक्कत से काम कर सके और प्रभावी तरीके से काम कर सके, उसको लेकर के सारा प्रयास है। तो वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर दिल्ली की राजनीति में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट की तारीफ करते हुए इसे गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर देने वाला बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह गरीबों को सहारा देने वाला बजट है, वहीं युवाओं को रोजगार और अवसर प्रदान करता है, महिलाओं को सम्मान और शक्ति देता है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और एक साफ रोडमैप दिखाने वाला है। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा बताए गए 3 कर्तव्यों की भी प्रशंसा की है और साथ ही इसे बहुत शानदार भी बताया। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और मध्य वर्ग के लिए अवसरों से भरा है और भारत की प्रगति को नए आयाम तक ले जाने में मदद करेगा। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देता है, देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो 3 बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, 3 कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट 3 बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है
और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की, परिवारों की क्षमता बढ़ाना, ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने के काम इस बजट ने किया, ताकि हर परिवार, समुदाय, इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग, सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज जो दिल्ली सरकार है, वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विजन, जो विजन 2047 है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, हम उस पर काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो बजट है, इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिला के ग्रोथ भी मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। मैं जब इन सारे प्रोविजंस की बात करती हूँ तो विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि इस बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला, जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6275 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के 15,380 करोड़ कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हरियाणा को इतना कुछ मिला है जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं दे पाई। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस लोगों को गुमराह न करे, उनके नेताओं को पहले बजट को समझना चाहिए, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि बजट से राज्य के विकास, नागरिकों की भलाई और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मैं, क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ, राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक
हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है, क्योंकि वो सत्ता में रहे। मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, मेरा हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस है? कई तरह की है ना, कोई भी कांग्रेस है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तब देख तो ले सारा का सारा। इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें-13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। ये कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है, उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस बजट को समझ नहीं आया, इनके बजट अभी समझ नहीं आया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आर्थिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों और उनके राज्य पर प्रभाव का भी जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों का विश्लेषण करें और सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश में इन्हें सही और समय पर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। बैठक में केंद्रीय बजट से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और जनता तक लाभ पहुंचाना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।